सॉरी, रीस्टार्ट हुआ है अपने आप। तो जो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोटा से प्रश्न आ रहा था। एक सेकेंड, सब म्यूट है। कोटा से जगदीश गुप्ता जी का प्रश्न है, जिनकी उम्र 63 वर्ष है। इनका कहना है कि कोटा में 7 दिन का शिविर किया था, उसी के अनुसार नियमित आहार कर रहा हूँ, आवश्यकता अनुसार एनिमा भी लेता हूँ, बाकी सब ठीक है, लेकिन बीपी और वजन कम नहीं हो रहा। बीपी जो है वो 100-160 और वजन लगभग 90 किलो है। देखिए, अगर कोटा शिविर हमारा पिछले सितंबर में हुआ था, साल भर पहले, अगर साल भर से आप इस साधना को रेगुलर कर रहे हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बीपी और वजन दोनों, वजन वहीं रुका रहे और बीपी भी ठीक न हो। ये संभव नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि हमारा लिखा हुआ भेजें। कारण ये है कि गलती जो प्रमुख रूप से करता है व्यक्ति, वो करता है कि हम लोग कैंपों में, मैंने जैसा कि कल भी आपसे कहा था कि बिना सुख दिए सुख नहीं आता। तो भगवान का डब्बा बनाने की हिम्मत तो पड़ती नहीं, और वहां आया हुआ है तो वैसे भी बहुत कम लोगों को अभी लगता है कि निकाला जाए। तो हम भी तुलादान के लिए कहते हैं पहले, जैसा कि कल मैंने विस्तार से कल और परसों बताया था कि हम कहते हैं कि तुलादान कराओ पहले। तुलादान में वजन से 1 किलो ज्यादा गेहूं, एक पहना हुआ कपड़ा और 11 रुपया, 21 रुपया, क्योंकि शरीर को सबसे ज्यादा सुख खाने से मिलता है और खाने के प्रति लालसा कम नहीं होती। तो तुलादान लोग नहीं कराते हैं ज्यादातर। वहां करा दें तो करा देते हैं, बाकी ज्यादातर लोग नहीं कराते हैं। बाद में मैं पूछता हूं, जब वो समस्याएं कहते हैं, मैं पूछता हूं कि तुलादान, तो जी अब करा देते हैं जी और करा देंगे जी। तो ये लोग गलती करते हैं। ये मान ले, मैं तो कहता हूं कि मान लो डॉक्टर की फीस दे दी, उसमें कौन सी अर्थ है। क्योंकि तुलादान अगर नहीं कराया तो मैंने जैसा कहा कि खाने के प्रति इच्छाएं कम नहीं होंगी। और गुप्ता जी, आप अपने को देखेंगे तो पाएंगे कि आप दिन में भी भोजन कर रहे हैं, दिन में भी अनाज ले रहे हैं। आप अनाज जाएगा, अनाज के साथ सब्जी, नमक भी जाएगा। स्वाभाविक है, न वजन कम होगा न बीपी कम होगी। तो पहला काम होना चाहिए कि तुलादान कराया जाए। दूसरा काम कि शुरू में, जैसा मैंने कहा, 21 दिन दोनों समय एनिमा लीजिए। अगर खाली एनिमा भी लेने लग गए दोनों समय, तो आप देखेंगे कि गैसेस का दबाव कम होगा। और 100 नीचे वाले बीपी की तो बात नहीं करता हूं, परंतु ऊपर वाला जो 160 जा रहा, आप देखेंगे ये अपने आप कम आने लग जाएगा। नीचे का भी 100 जा रहा है तो ये 90 तक अपने आप भी आ सकता है, खाली एनीमा होने लग जाए। तुलादान करा दें और एक समय अनाज को छोड़ दें तब भी। बाकी अगर आप सीरियस हैं तो जितने बीपी के रोगी हैं, जो वजन जिनके हैं, आप प्रयोग करिए। सुबह 11 बजे के आसपास 2 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरे का जूस। 2 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरे का जूस। दोपहर में सलाद, फल, चटनी, कुछ अंकुरित अनाज भी रख सकते हैं, इसके साथ बढ़िया रहेगा। शाम को हरी पत्तियों का जूस ले लीजिए। इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, दिन में सवेरे जो है हरी पत्तियों का जूस और शाम को करेले, टमाटर, खीरे का जूस भी ले सकते हैं। अगर वजन अधिक है तो ध्यान रखिए कि शाम का नाश्ता नहीं होगा। अगर बीपी ज्यादा है तो और भी खास ध्यान रखना कि जूस की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिए। रात के खाने में सब्जी ज्यादा, अनाज कम। 80% सब्जी, 20% अनाज होगा। एनीमा शुरू में 21 दिन दोनों समय, 21 दिन बाद केवल शाम को एनीमा लेंगे। वमन क्रिया सुबह 7 दिन लगातार करेंगे, फिर हफ्ते में 1 बार करेंगे। बीपी आपका ज्यादा रहता है, नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ पानी अगर रुका तो उसके साथ नमक एक्सेस रह जाएगा बॉडी में, इसीलिए बीपी ज्यादा है तो नमक मत डालिए वमन में।
2 समय का स्नान और 2 समय का ध्यान। हम तो कहते हैं आज प्रयोग प्रारंभ करिए, अपना बीपी और वजन चेक कर लीजिए और 7 दिन बाद आप देखिए, अगर 7 दिन में आपको अंतर नहीं दिखाई दे तो हमसे बात कर लीजिए। 7 दिन में ही अंतर दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग शिविर करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ऑर्गेनाइजर भी बैठे हैं यहाँ पर, जिन्होंने शिविरों के आयोजन किए हैं। जो आयोजक हैं जानते हैं कि 100%, 99% नहीं, 100% रोगियों पर बीपी का और वजन का 3 से 7 किलो तक वजन कम होते हैं इसी डाइट प्लान पर। जबकि कैंपों में तो हम लोग नाश्ता भी देते हैं और बढ़िया नाश्ता देते हैं, और लोग नाश्ता नहीं करते हैं क्योंकि वहां गिनती तो होती नहीं, लोग जम करके उसका ही खाना कर लेते हैं। क्योंकि बढ़िया किसी दिन पकौड़ा मिलता है, किसी दिन बड़े मिलते हैं, किसी दिन बढ़िया नाश्ते हमारे पोहा होता, उपमा होता है, तो लोग जम करके खाते हैं। बस ये है कि सब्जी ज्यादा, अनाज कम होता उसमें भी। तो 3 से लेकर के 7-7 किलो तक वजन कैंपों में लोगों के कम होते। 3 से 5 तो साधारण बात है कम होना। बीपी 100% लोगों की, हाँ बहुत कोई पुरानी है, एक आध कोई केस होता है, वो भी 400-500 में 1 या 2 केस, जिसमें हम कह सकते हैं कि बीपी नहीं शुरू में 7 दिन में कम हो पाती है। नहीं तो हमारे 100% रिजल्ट है, 99% तो कम रहेगा। 99.9% हमारा रिजल्ट है कि जिसमें बीपी और वजन कम होते हैं। जिनके लो बीपी है वो बीपी ठीक भी होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली इससे कम होता है बीपी। जिनके लो बीपी है वो बीपी बढ़ाते भी हैं। जो अंडरवेट हैं वो लोग 1 से 2 किलो तक वजन बढ़ाते भी हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक होने की, शरीर के स्वाभाविक होने की प्रक्रिया है। ये कोई रोग भगाने की प्रक्रिया नहीं है। ये मानस योग साधना तो जीवन जीने की पद्धति है, स्वस्थ होने की पद्धति है। तो इसीलिए जिनका कम है उनका बढ़ता है, जिनका एक्सेस है उनका कम होता है। वजन है, बीपी है, शुगर है, ये सभी चीजें। तो गुप्ता जी मेरा निवेदन है कि सीरियस होकर के इस साधना को कीजिए और आप देखेंगे कि आपके चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे। यहाँ कोई दवाई नहीं है कि फायदा नहीं हुआ तो हमने दवाई बदल दी। मैं जानता हूं कि यह 100% रिजल्ट है इसमें, इसीलिए हमें नहीं बदलना है। आपको देखना है कि गलती कहाँ हो रही है, नहीं तो अपने साथ किसी सीनियर व्यक्ति से, नहीं तो यहाँ भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, सुबह 10 से 12 में हमसे डायरेक्ट भी बात की जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्वेता बहन थोरट का सवाल है कि आजकल बालों के झड़ने की समस्या बहुत आम है, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि आखिर ये बाल क्यों झड़ते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो बालों के झड़ने के लिए प्रमुख कारण है। मेरी भी 22 साल की उम्र है और 22 साल की उम्र में ही काफी बाल झड़ रहे हैं और काफी लोग इससे परेशान हैं। इसका कुछ समाधान करें। अब डॉक्टर गोपाल से प्रश्न किया जा रहा बाल झड़ने के, जिसके सारे झड़े पड़े खैर ये तो हमें टाइफाइड पहले बहुत ज्यादा हुआ एक जवानी की अवस्था में, जिसके कारण मेरे बाल काफी तेजी से झड़े थे। कुछ हमारे हेरिडिटी भी रही। देखिए बाल झड़ने का प्रमुख जो कारण होता है, ये जब बॉडी में एसिड्स बढ़ते हैं। कुछ हेरिडिटी भी रहती है जो पारिवारिक रूप से आती है, परंतु हेरिडिटी को तो खत्म किया जा सकता है, परंतु जब बॉडी में एसिड्स बढ़ते हैं तो तेजी से बाल झड़ते हैं। एसिड बढ़ने के प्रमुख कारक खाली खाना नहीं है कि खाने में एसिड होते हैं। आज बढ़ता हुआ प्रदूषण, चाहे वो खाद्य प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण, चाहे एयर प्रदूषण, इसके साथ मानसिक प्रदूषण। आज तनाव भरी जो जिंदगी है ये प्रमुख कारण है। आज एक छोटा बच्चा तनाव में जी रहा है सर, कितना एसिड बढ़ रहा है। छोटे से बच्चे को तनाव होता है, वो बाकायदा कहता है कि मुझे इस समय तनाव हो रहा है। आज छोटे बच्चों को कितनी गुस्सा आती है। हम लोगों के समय में, हम लोग जिस समय जानते भी नहीं थे गुस्सा, आज छोटे छोटे बच्चों को। तो मेरे साथियों केवल एक कारण है, मेरी बहन थोरट बहन, केवल एक कारण है और वो कारण है एसिड का बढ़ना। जितना बॉडी में अल्कलाइन बढ़ता जाएगा,
उतना आप देखेंगे कि बालों का झड़ना ही नहीं कम होगा, बल्कि नए बाल भी आएंगे, नए बाल भी आएंगे। प्रयोग करके देखा जा सकता है। खासकर भोजन में अगर कुछ दिनों के लिए कोई प्रयोग ही करना चाहे तो एक आध महीने के लिए आप आग का चढ़ा हुआ भोजन बंद कर दीजिए, क्योंकि आग पर चढ़ता है भोजन तो मैंने बताया कि कुछ चीजें अपने जो है धर्म को बदल देती हैं, अल्कलाइन से एसिडिक हो जाती है। फिर जितना हम लोग आग पर चढ़ा करके खाते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें खाली सादा नहीं खाते हैं, उसमें मिर्च, मसाला, तेल, घी, नमक पर्याप्त मात्रा में होता है। आप कच्चा खाएंगे तो केवल नमक तो डाल सकते हैं आप, बाकी और चीजें नहीं डालेंगे। तो जैसे ही आग पर चढ़ती हैं चीजें, फिर उसमें नमक, मिर्च, मसाले, तेल, घी सभी कुछ शुरू हो जाते हैं उसमें। सवेरे हरी पत्तियों का जूस जरूर पिया जाए। दोपहर में अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज से बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा। सभी जानते हैं कि बालों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन और विटामिन ई विशेष रूप से जिम्मेदार तत्व हैं। तो अंकुरित अनाज लेंगे तो अंकुरित अनाज में बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन भी मिलता है और अंकुर होने के बाद विटामिन ई भी हो जाता है। हरी पत्तियों से पर्याप्त मिनरल्स आपको मिलेंगे। बाकी थोड़ा गर्दन और कंधे के सूक्ष्म व्यायाम, रात को पैर के तलवों की मालिश, ताकि नींद बहुत बढ़िया आए आपको। गर्दन और कंधों के व्यायाम से ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया मिलेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे न केवल बाल झड़ने बंद होंगे, हाँ आजकल ये शैम्पू और ये साबुन जो है ये भी प्रमुख कारण है। ये बहुत एसिडिक है, मैं भूल गया क्योंकि शैम्पू नहीं लगाते कभी, तो शैम्पू और साबुन भी प्रमुख कारण है इसका, क्योंकि ये बहुत एसिडिक है। तो इसकी जगह रीठा, सिकाकाई, आंवला और उसमें थोड़ी मेथी दाना, 4 भाग आंवले के, 2 भाग सिकाकाई, 1 भाग रीठे का और 1 भाग इसमें मेथी का। अगर 400 ग्राम आंवला है तो 200 ग्राम सिकाकाई, 100 ग्राम रीठा और 100 ग्राम मेथी। रीठे का बीज निकाल दीजिए, सिकाकाई का निकाल दीजिए, आंवले का बीज निकाल दीजिए और इसको पाउडर बना करके, बहुत बारीक नहीं, पाउडर बना करके रख लीजिए। रात को इसको भिगो दीजिए और सवेरे इससे बाल धोइए, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके पानी से छान करके बढ़िया बाल धोइए, बालों में रूसी आदि नहीं आएगी, क्योंकि अगर डालेंगे तो वैसे फंसने का पंथ। इसको धो करके छान करके इसके पानी से धोइए, बहुत बढ़िया झाग भी आएंगे, बहुत बढ़िया बाल साफ होंगे। तो शैम्पू का प्रयोग कोशिश किया जाए, कम किया जाए, परिणाम चमत्कारिक आएंगे। एक डॉक्टर है, डॉक्टर लुई कुने, उसकी किताब है आकृति से रोगों की निदान, और उसमें उसने लिखा है 55 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने प्रयोग किया है। हालांकि उसने 2.5 साल का प्रयोग किया है, जिसमें एक टाइम कच्चा, एक टाइम उसका पक्का रहा, कुछ समय उसने लगातार कच्चा भी खाया। और 55 साल की उम्र में वो लिखता है कि नई दाढ़ और नए बाल उगे हैं, सिर पूरा बालों से भर गया। हम लोगों के साधकों में बहुतों के प्रयोग हुए हैं और बहुतों के बाल आए हैं। काले होने तो बालों के 60 साल 65 साल की उम्र में बहुत से साधकों के बाल काले हुए, जो अभी भी दिखाते हैं। कैंपों में भी हम लोगों की चर्चा होती है कि कैसे 55 और 60 साल की उम्र में बाल काले होते हैं। तो मेरे साथ बहन प्रयोग करें, आप चमत्कारिक परिणाम देखेंगे। धन्यवाद। अगला सवाल है सचिन राठौर जी का, नई दिल्ली से। इनका प्रश्न है कि नवरात्रि उपवास मैं जब भी करता हूं तो मुझे पहले दिन बहुत तीव्र सर में दर्द होता है, माइग्रेन जैसा, और दूसरे दिन सामान्य स्थिति हो जाती है। इस बार नवरात्रि में भी यही हुआ। पहले दिन सिर में तीव्र दर्द उठा, रात तक इतना भीषण हो गया कि उल्टी भी आई, लेकिन दूसरे दिन सब सामान्य हो गया। क्या यह सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या ये होना सामान्य है या कोई चिंता की बात है? देखिए, शरीर में बदलाव
होना कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता सचिन भाई। इसीलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, कभी चिंता मत करो। प्रकृति पर छोड़िए, प्रकृति बहुत बढ़िया हीलर है। हिप्पोक्रेट जिसने दुनिया में पहली बार दवाई बनाई, एलोपैथी का जनक, वो कहता है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। आपके अंदर एक शक्ति बैठी है, आपने तो दाल भात मिला करके खा लिया, परंतु दाल अलग पचती है, भात अलग पचता, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन अलग अलग होता है। उस मिले हुए दाल भात को अलग करके पचाना, जो जीवनी शक्ति करती है, न केवल पचाती है, उसमें से फालतू मैटर को बाहर निकालती है, उसमें से प्रोटीन अपनी जगह, कार्बोहाइड्रेट का अपनी जगह उपयोग करती है। सवेरे कोई बटन नहीं दबाते फिर भी उस कचरे को बाहर निकालती है। पेशाब अलग निकाला जा रहा है, डाला जा रहा है, तो पानी और खाना एक साथ डाला जा रहा है, पर पेशाब को और पानी को अलग फिल्टर किया जा रहा है, मल को अलग निकाला जा रहा है। बड़ा विचित्र ये परमात्मा की क्रिया है। परमात्मा अंदर बैठा, जीवनी शक्ति कहिए, परमात्मा कहिए, जठराग्नि कहिए, जो भी आप कहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विध। हीलिंग का काम नेचर का है। इसीलिए मैं सभी से कहता हूं, बार बार कहा करता हूं कि चाहे जितनी गंभीर बीमारी हो, आपको डॉक्टरों ने कह रखा हो, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हीलिंग का काम परमात्मा का है, जो अंदर बैठा हुआ हील कर रहा है। हाथ की हड्डी टूट गई, कोई दुनिया का डॉक्टर जोड़ नहीं सकता, सेट कर सकता है। हीलिंग का काम परमात्मा का है, और जब तक अंदर बैठा है तब तक वो करेगा। निकल गया उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए उसका काम है, उस पर छोड़ दीजिए। हमें केवल इतना करना है कि उसकी मदद करनी है। मैंने पहले दिन, दूसरे दिन बार बार कहा कि हमें केवल उसकी मदद करनी है। मदद करनी है कि जब बुखार आ गया तो बुखार में मुंह का स्वाद खराब हो गया, तो अब जबरदस्ती खाने में स्वाद बना करके डालने की चेष्टा नहीं करनी है। अगर हड्डी टूट गई तो इसको सेट कर दीजिए, इसको हिलाइए डुलाइए मत। डॉक्टर इसीलिए प्लास्टर करता है, क्लेम करता है, ताकि अब हीलिंग का काम नेचर आराम से करे। आप हिलाते रहेंगे तो वो जुड़ नहीं पाएगी। कैसे जुड़ेगी जब तक वो सेट नहीं किया जाए। इसी प्रकार कोई बीमारी अगर आती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। परमात्मा की आवाज को सुनिए, प्रकृति की आवाज को सुनिए, उसकी थोड़ी मदद कीजिए। आपको सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, रोज इस बात को दोहरा रहा हूं कि दर्द का मतलब गैस। कल भी मैंने खूब बात को इसको आपको डिटेल से कहा था कि चाहे वो सिर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे वो पथरी का दर्द हो, चाहे वो हार्ट का दर्द हो, चाहे वो माइग्रेन का दर्द, अगर दर्द है तो दर्द का मतलब गैस है। उल्टी की इच्छा हो रही, एसिड्स हैं। जो लोग उपवास अचानक शुरू करते हैं, इसीलिए एक प्रोसेस मैंने कहा था, इसीलिए 16 तारीख की शाम को ही मैंने एक प्रोसेस बताया था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करनी। अब आप अभी आज पूड़ी कचौड़ी खाए और कल से आप कहें कि हम सब हवा पर रहेंगे, पानी पर रहेंगे, ये हवा और पानी पर व्रत ठीक नहीं है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। जो लोग सिद्ध हो गए उनकी तो बात मैं नहीं कहता हूं, बड़े बड़े महात्माओं की मैं बात नहीं करता हूं, सिद्धों की बात नहीं करता हूं, परंतु हम जो साधक लोग हैं इनको ध्यान रखना होगा कि स्थूल से सूक्ष्म। नवरात्र आपको करना है, पानी पर करना है, नींबू शहद पानी पर करना है, जूस पर करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 दिन पहले अनाज को बंद कर दीजिए। कम से कम 1 दिन पहले तो अनाज को बंद कर ही दीजिए। कम से कम अनाज को बंद करेंगे, फल सब्जी पे, तब तो जूस पर आएंगे, तब तो पानी पर आएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो शरीर उभार ले सकता है। कल जो खाना खाया, प्राय लोग समझते हैं कि कल से भूखे रहना है, तो आज रात तक जितना खाया जा सके
चलो भाई निपटा लो आज रात को पूरा, ताकि कल तो कम से कम भूख ना लगे, परसों की परसों देखी जाएगी। तो ये तरीके होते हैं जिसमें समस्याएं आती हैं। कम से कम कोशिश कीजिए कि 1 दिन 2 दिन पहले से, आगे जब भी व्रत करना हो आप कोशिश कीजिए कि 1 दिन 2 दिन पहले से अनाज को केवल बंद कर दीजिए, फल सब्जियों पर आ जाइए, जूस पर आ जाइए। दोनों समय एनीमा कम से कम 1 दिन पहले और वमन क्रिया कर दीजिए। आप देखेंगे आपको अगली बार कोई समस्या नहीं आएगी। आप करिएगा प्रयोग, और फिर भी अगर आए तो हमसे बात जरूर करिएगा, अगर नहीं आए तो मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, कोई जरूरत नहीं रहेगी हमसे बात करने की आपको। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न है अकोला से सुरेखा शर्मा जी का। इनके 2 सवाल हैं एक्चुअली। पहला सवाल है कि क्या नारायण सेवा में रेडीमेड कोई पैकेट बिस्किट वगैरह ऐसी चीज कुछ बांट सकते हैं, या उसमें भोजन का ही वितरण होना चाहिए? और दूसरा इनका सवाल है ग्लिसरीन के एनीमा के बारे में, कि ये ग्लिसरीन का एनीमा क्या होता है, कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कितना ग्लिसरीन वगैरह सब डिटेल में, कि ग्लिसरीन का एनीमा के बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं है, तो ये क्या है और कैसे लिया जाएगा? देखिए, पहला जहां तक प्रश्न है कि नारायण सेवा में क्या रेडीमेड चीज बांटी जा सकती है, तो नारायण सेवा, पहले फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, नारायण सेवा मतलब जो बचे सो बटे। हमने 9 दिन 8 दिन जो नहीं खाया और जो सुख बच गया, दुख अपनाया, तो दुख अर्थात बीमारियां कम हो गई, परंतु दुख अपनाने से कुछ सुख बच गया। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है, जो लोग एकादशी करते हैं, बुजुर्ग लोग जानते हैं कि एकादशी करते हैं तो द्वादशी को सीधा निकाला जाता है। सीधा में जो हम खाते थे और नहीं खाया, उसमें अनाज भी होता है, दाल भी होता है, सब्जियां, नमक, घी सब निकाला जाता है। परंतु यही जब नवरात्र करते हैं लोग, अब बहुत से लोग सप्तमी को पूजन करते हैं, व्रत तोड़ते हैं, तो 7 दिन उन्होंने नहीं खाया, तो 7 कन्याएं कम से कम, 7 लड़कियां, चूंकि नवरात्र में देवी का विधान है इसीलिए कन्याएं खिलाई जाती, 7 कन्याओं को खिला करके, और खाली खिलाना नहीं, उसके साथ दक्षिणा भी दी जाती है, उनको कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है। बिना खिलाए जो अष्टमी पूजते हैं 8 और नवमी पूजते हैं तो 9, इसका विधान था कि जो बचे सो बटे। अब ये बात दूसरी है कि लोग इसमें भी बचत सोचते हैं, किया तो पूरे परिवार ने और खिलाया एक ही साथी कन्या, और पूरे परिवार ने किया तो जितने लोगों ने किया, हर व्यक्ति भाई अपने हिसाब से, अगर 5 लोग हैं तो 7 पंजे 35 लोगों को खिलाना चाहिए ना, क्योंकि बचा तो 35 का खाना, परंतु लोग जो है साथी खिला देते हैं। तो विधान है कि जितना जो बचे सो बटे। तो इसी तरह जो हम लोग उपवास करते हैं, उपवास में जो बच गया, बच गया मतलब जो नहीं खाया हमने, अगर हम सुबह जूस पीते हैं, मान लीजिए 10 रुपए का, दोपहर में हम फल खा रहे हैं 30 रुपए का फल सलाद, मिनिमम मैं बता रहा हूं, इससे कम में क्या। अगर शाम का नाश्ता 10 रुपए का कर रहे हैं, रात का खाना अगर 40-50 रुपए का खा रहे हैं, तो इस तरह से कम 100 रुपए रोज का बना। अगर मान लीजिए आप 100 में नहीं, साहब 50 में काम चला रहे, कोई बात नहीं, तो 8 दिन आपने नहीं खाया तो 8 पंजे 40, 400 रुपए मिनिमम हुआ। अब इस रुपए को आपको घर में नहीं रखना है, इसका वितरण करना है, इसका कुछ सामान खरीद करके, खासकर खाने की चीज। खाने की चीज में भी हमसे बहुत से लोग कहते हैं यहाँ नारायण सेवा लाखों रुपए की होती जब नवरात्रों में, क्योंकि यहाँ काफी लोग आते हैं तो नारायण सेवा काफी ज्यादा होती है। तो लोग हमसे कहते हैं कि साहब आप जो है ये लड्डू बंटवा रहे हैं, आप पूरी बंटवा रहे हैं, अन्य चीजें बंटवा रहे हैं आप, ये तो ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या बंटवाना चाहिए? बोले फल बंटवाइए, बहुत बढ़िया चीज है। मैंने कहा देखो, फल खाने की इच्छा नहीं करती आप, व्रत के बाद आपकी इच्छा करती है कुछ बढ़िया चीज खाने की, और खासकर अन्न में चीज बढ़िया, मतलब अन्न में खाने का मन करता है। क्योंकि जब व्रत खुलता है उसके बाद भूख खुलती है, व्रत खुलता है तो इसके बाद लोगों की जबान बहुत तेज भागती है। तो अनाज का वितरण करना है। अब जहां तक रेडीमेड की बात है, तो देखिए रेडीमेड में जब सभी जानते हैं कि डिब्बा बंद चीजें, पैकेट बंद, ये ठीक चीज नहीं है, और आपका बिस्कुट का मन भी नहीं करता है।
आपका मन करता है पूड़ी कचौड़ी खाने का, आपका मन करता है कि बर्फी खाई जाए, लड्डू खाया जाए, तो हमारे यहाँ वैसे मिठाई में लड्डू, प्राचीन लड्डू मतलब लड्डू, तो बढ़िया कुछ लड्डू खरीद लिया जाए, कुछ मिठाई और खरीदी जा सकती है। आप हलवाई को ऑर्डर कर दीजिए, पूड़ी के पैकेट बनवाए जा सकते हैं, आपको घर में नहीं बनाना है, परंतु कोशिश कीजिए कि ताजी चीज हो। बहुत बंद चीजें ठीक नहीं है, ये पैकेट आप बनवा लीजिए वो तो ठीक है। तो आप लड्डू है, पूड़ी है, कचौड़ी है, मठरी है, ऐसी ताजी बनवा करके हलवाई से पहले दिन शाम को ऑर्डर कर दीजिए, दूसरे दिन आप वितरण कीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। भगवान को खिला रहे हैं, क्या बिस्कुट खिलाएंगे जी, भगवान का भोग अपने घर में तो बिस्कुट का लगाती नहीं हो। और आप कहोगे बाहर के भगवान को जो है, साक्षात जो आए हैं जीवित भगवान, उनको बिस्कुट खिलाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। अब जहां तक दूसरा प्रश्न है कि ग्लिसरीन के एनीमे की बात, तो देखिए मैंने बार बार इस बात को कहा है कि सादा पानी, गुनगुना पानी बहुत करो तो उसमें नींबू मिला लो, नींबू पानी का दे दो। अगर चर्म रोग है तो नीम को उबाल करके, नीम की पत्ती उबाल करके उसका पानी का एनीमा दीजिए। अगर किसी को आंव है, म्यूकस ज्यादा है आंव, तो आप छाछ का एनीमा ले लीजिए, एमेवाइसिस खासकर जिसको कहते हैं आप, एमीबा के लिए डॉक्टर कह देते हैं, जिसके कारण चिकनापन आता है, पेचिस पड़ जाती है जिसको कह देते हैं, ऐसे में छाछ का एनीमा ले लीजिए। इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप कोई भी व्यक्ति छाछ का एनीमा ले सकता है, ऐसा नहीं कि खाली वो उनके लिए विशेष लाभकारी। कोई भी व्यक्ति नीम के पानी का एनीमा ले ले, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नींबू पानी का एनीमा ले ले, कोई नुकसान नहीं होने वाला। परंतु जब मिनरल ऑयल का लेते हैं, कोई भी ऑयल या मिनरल्स का लेते हैं, होने को हम लोग नारियल तेल का भी एनीमा देते हैं, मीठा सोडा नमक डाल करके भी एनीमा देते हैं। जब देखते हैं कि मल बहुत गांठें पड़ी हुई हैं, नहीं निकल रहा, तो मीठा सोडा गांठों को गला देता है, आराम से निकाल देता है। हम लोगों ने ग्लिसरीन का एनीमा भी देते हैं, ग्लिसरीन बाजार में आती है, तो ग्लिसरीन का भी एनीमा, जैसा कि श्यामा जी ने आपको बताया था, आदरणीय सट्टा माँ जी का अनुभव, बहुत से लोगों को देते हैं, बहुत से आप में से साधक हैं जिनको मैंने हो सकता है दिया हो। जब देखते हैं कि मल नहीं निकल रहा है और उबाल बहुत तेज हो रहा है, निकलना चाहता है परंतु नहीं निकल पा रहा, तो ग्लिसरीन का एनीमा देते हैं। ग्लिसरीन बाजार में आती है, तो इसको पॉट में डाल देते हैं, या तो पानी डाल करके देते हैं, या पहले ग्लिसरीन को डाल दिया, ऊपर से बाद में पानी डाला, ग्लिसरीन पाइप में आ गई तो पानी डाला। परंतु ये मिनरल ऑयल कोई भी जो देते हैं, तो इसमें बॉडी की स्थिति देखनी पड़ती है, रोगी के रोग की स्थिति देखनी पड़ती है। क्योंकि अगर ऑयल रह गया, ग्लिसरीन आदि रह गया, तो वो चूषण होगा, फिर लीवर पर असर आएगा, किडनी पर उसको, तो कितना लीवर और किडनी इसको बर्दाश्त कर सकती है, ये थोड़ा डॉक्टरी में देखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग किताबों में नहीं लिखते हैं इसको, हम लोग लेक्चर में इसको कभी नहीं बताते हैं, हाँ अनुभव में कभी, क्योंकि अंत में तो आप सबको सीखना ही है, खुद पर भी प्रयोग करना है, दूसरे को ये प्रश्नोत्तर हो ही इसीलिए रहे कि आप भी सीखें। परंतु अभी ग्लिसरीन का एनीमा जब तक डॉक्टरी में नहीं आते हैं तब तक आप लोग प्रयोग ना करें। जब सीनियर हो जाएंगे, आपके सामने काफी केस आएंगे, कभी चर्चा में आएगा तो हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और उसको सीखा जा सकता है। परंतु अभी कोई भी व्यक्ति ग्लिसरीन का एनीमा अपने आप देने की या लेने की कोशिश न करें। ये कभी आप कैंपों में हमसे मिले और तब आप पूछेंगे कि हम ले सकते हैं कि नहीं, और तब हम कहेंगे कि आप प्रयोग करके देख सकते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा भी अगर ग्लिसरीन रह भी गया तो बार बार लेटिंग आएगी, फिर रोगी परेशान होगा, कई समस्याएं इसमें आने के चांस रहते हैं। इसीलिए ग्लिसरीन का एनीमा बहन अपने आप प्रयोग ना करें, या कोई भी आप लोग नींबू पानी का ले सकते हैं, गुनगुने पानी का, सादे पानी का, नीम पानी का,
छाछ का एनीमा ले सकते हैं। बाकी चीजों के अभी जोर न डालें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। समय हो रहा है, एक प्रश्न और लेते हैं। ज्योति बाहेती जी का यूएसए से प्रश्न है, जिनकी उम्र 51 साल है। इन्होंने लिखा है कि मैं नवरात्रि का फास्ट कर रही हूँ और नींबू शहद पानी लेती हूँ और कोई एक फ्रूट लेती हूँ, मोनो फ्रूट लेती हूँ, और उपवास के 3 दिन जब पूरे हुए हैं, कल हुए थे 3 दिन पूरे, तब इनके मुंह में कुछ छाले आ गए हैं और यूरिन में जलन हो रही है। तो इसके लिए अब क्या करना ठीक रहेगा, कृपया सलाह दें। बहुत बढ़िया। छाले होना इस बात का संकेत है कि आपके मल का उभार तेजी से हो रहा है। जलन इसलिए आ रही है कि चूंकि मल का उभार हुआ है तो यूरिन इन्फेक्शंस भी आने के चांस रहते हैं, और खासकर मल का उभार हुआ है तो ये संकेत इस बात का दे रहा है यूरिन में जलन कि पानी की मात्रा थोड़ी कम गई है। तो केवल एक ही निवेदन है कि आप फल चूंकि आप एक ले रही हैं तो बहुत बढ़िया रहे कि वहां खीरा अगर मिलता हो, गुंबद, तो खीरे का जूस 2 बार ले लीजिए। 2 बार केवल शहद पानी, उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि मुंह में छाले भी आए हैं तो नींबू लेंगी तो थोड़ी तकलीफ होगी, अदरक लेंगी तो थोड़ी तकलीफ होगी। खाली शहद पानी 2 से 3 बार, खीरे का जूस 2 बार ले लीजिए। और बहुत बढ़िया रहेगा कि एक बार 200 ग्राम करेले का जूस, ताकि जो मल उभार ले रहा है, जो मुंह में छाले आए, इस बात का संकेत है कि मल निकलना चाहता है तेजी से। तो करेले का जूस दस्तावर होता है, थोड़ा पुराने मल को तोड़ने वाला होता है, तो करेले का जूस ले लीजिए। और बहुत बढ़िया रहे कि वहां अगर मुनक्का ड्राई फ्रूट में आपको मिलता हो तो 15 मुनक्का रात को भिगो दीजिए और सवेरे, या वहां इस समय सवेरा हुआ हो तो इस समय भिगो दीजिए, शाम को ले लीजिएगा, उसका पानी भी पी लीजिएगा। आप देखेंगे कि पेट साफ होगा, जम करके पुराना मल निकलेगा बदबूदार, और 2 दिन में आपकी जलन तो पहले ही दिन खत्म हो जाएगी, परंतु 2 दिन में आपके मुंह के छाले भी कम होने लग जाएंगे अगर निकला। बाय द वे, अगर एक दिन में नहीं निकला, दूसरे दिन मल निकलना शुरू हुआ, तो 3 दिन में आपके मुंह के छाले भी खत्म हो जाएंगे। केवल मल के उभार का ये परिणाम है दोनों। यूरिन की जलन आपकी एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। अगर बाय द वे 1% कोई आपको लगे कि नहीं आराम हो रहा, तो हमसे डायरेक्ट मोबाइल पर भी बात कर सकती हैं। कहाँ गलती हो रही फिर मैं बता दूंगा आपको। बस प्रश्न चलिए, बाकी प्रश्न कर लेंगे कल। इस समय हो चुका है, 9 बज गया है, मालूम ही नहीं पड़ा। तो बाकी प्रश्नों को कल लिया जाएगा। सबको मेरी जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।